विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपका सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 में जो गद्य है 11वां, उनका नाम है एक यात्रा यह भी, वह पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक और रबर पेंसिल साथ में रखें और पेज नंबर 44 निकालें और उनमें देखें एक यात्रा यह भी। तो आइए हम पहले लेखक का परिचय देखते हैं। उनके जो लेखक हैं उनका नाम है रामदर्शन मिश्र। उनका जन्म सन 1924 को हुआ। राम दशरथ मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। उनके जो लेखक हैं राम दशरथ मिश्र जी, जो हिंदी साहित्य ना प्रथम श्रेणीना साहित्यकार छे। आपने कहानियाँ एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। उन्होंने जो ये लेखक है उनकी जो कलम है वह कहानी और उपन्यास के तौर पर उनकी लेखन प्रकट हुए हैं। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। तेमनी खूब चर्चित जो उपन्यास है वह उनका नाम है जल टूटा हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है। उनकी जो कविता है उनका संग्रह है बेरंगी बेनाम चिट्ठियाँ, पक गए हैं धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। उनके कविता संग्रह है। उनकी कहानी संग्रह खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ, आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी से शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के भारत भारतीय पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया। उनको लेखक को उनके जो काव्य संग्रह, कहानी संग्रह और जो काव्य थे उनको एक पुरस्कार से यानी सम्मानित, भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। एक यात्रा यह भी कहानी के जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक यात्रा यह भी, उस कहानी में एक रिक्शा वाले की कहानी है। उस रिक्शा वाले के जीवन की घटना से सारी उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है कि स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कहानी है वह एक रिक्शा वाले की है। जो एक साधारण रिक्शा वाला है, वह नारी का सम्मान करता है और एक स्त्री है जो दुविधा में थी, तो मुसीबतों में थी, उसको
वह अपने यहाँ शरण देता है और उससे शादी करता है और वह अपने साथ रखता है, और उसका जो जीवन में जो बनती घटना है उसको देखकर उसका जो दृष्टिकोण है, उनके आत्मीय पूर्ण जो संबंध, दूसरों के प्रति जो लगाव है, वह इस कहानी द्वारा हमको दिखाया गया है। तो आइए हम देखते हैं। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ, यानी कि मैं एक भीरू यात्रा का मित्र हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है। प्रवास करता समय एक डर મનમાં એક ડર લાગ્યો રહે છે कि पता नहीं कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा, કે पता नहीं कौन कौन केवा केवा लोगोथी આપણો मुकाबलो थशे के सामनो थशे। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है कि सबसे मोटी समस्या तो ये है कि असहजता नो अनुभव होय ए मोटी समस्या है। अंड संड क्रिया मानने वाले ऑटो वालों से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है कि यहाँ पे ऑटो वालों से किराया मांगने वाले लोगों से भी उनको सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोग भी, यानी कि ऐसे लोगों से भी पाला पड़ सकता है। ऐसे लोग भी शहर में होते हैं जो भाड़ा कम होता है और ज़्यादा भाड़ा ले जाते हैं। तो ऐसी भी चिंता हमको लगी रहती है। तो इस बात एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। लेखक एक डॉक्टर ने મળવા માટે ग्वालियर जाते हैं। पत्नी साथ ही थी, उन लेखक की पत्नी भी उनके साथ थी। इसलिए आवश्यकता बनी हुई थी, એટલે आवश्यकता यानी के एमनी पत्नी पण साथे हती, एटले शांति एमना वच्चे शांति बनी रहेली हती। स्टेशन ऊपर उतरते ही ऑटो वाले से पीछे पड़ गए। तो लेखक जेवा स्टेशन ऊपर एटले स्टेशन पर उतर्या तेवा ज सामे ऑटोवाळा तेमने रिक्शामां बेसवा माटे पूछी रह्या हता। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। लेखक कुछ भी नहीं बोले और चुपचाप आगड़ जवा मंडिया। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। जब लेखक चुपचाप आगड़ जाई रह्या हता त्यारे तेमनी पाछळ एक नवयुवक एटले युवान ऑटो रिक्शा वाला यानी रिक्शा वाला उनके साथ चल रहा। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे थे और वह पीछे पीछे चल रहा था। तब लेखक उनको भी कुछ जवाब दिए बिना लेखक आगे चल रहे थे कि उसकी आवाज़ आई। फिर उस पीछे से वह रिक्शा वाले ने आवाज़ दी, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही तो
और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? એ જાતા હતા ત્યારે પાછળથી એક રિક્ષાવાળાનો અવાજ આવ્યો કે સાહેબ, તમે ક્યાંક ને ક્યાંક તો જવાના જ છો, અને ક્યાંક જવું હોય તો મારી રિક્ષા કેમ નહીં? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृत दे दी। उसकी जो ऑटो वाला था એની અવાજમાં એક પ્રકારનું આકર્ષણ હતું, તો લેખક એને ના કહી શક્યો નહીં અને તેણે એની રિક્ષામાં બેસવા માટે અનુમતિ આપી દીધી। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। वह जो ऑटो वाला था, वह रिक्शा वाले ने उनको बातों बातों में जहाँ लेखक डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे वहाँ डॉक्टर के यहाँ उन्होंने उनको पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई तो ऑटो वाले के पैसे जितने बनते थे, यानी कि उनका भाड़ा था, वह भाड़ा उनको लेखक ने दे दिया और लेखक रिक्शा में से उतरकर डॉक्टर के यहाँ गए और वहाँ की डोरबेल घंटी बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी। फिर लेखक को वहाँ से पता चला कि डॉक्टर ने जो उनका क्लिनिक था वह क्लिनिक की जगह दूसरे शिफ्ट कर दी है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। तब लेखक ने उनको रुकने के लिए नहीं वहाँ पे रुकने के लिए नहीं कहा था, तभी वह ऑटो वाला वहाँ पर रुका हुआ था અને તે લેખકની આવવાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા। हमें नई जगह पर पहुँचा दिया। પછી લેખક ત્યાં આવે છે અને જોઈ છે કે તે રિક્ષાવાળો ત્યાંથી ગયો જ નથી અને તે લેખકની ત્યાં ઊભો રહીને રાહ જોઈ છે। તો લેખક એ જોઈને વિચારમાં પડી જાય છે અને એ વિચારે છે કે આ રિક્ષાવાળો કંઈક અલગ છે, એ બીજા જેવો નથી અને એની રિક્ષાની અંદર બેસીને એ જો ડૉક્ટરનું બીજું ક્લિનિક હતું એ ક્લિનિક પર લેખક જાય છે। डॉक्टर के घर की पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दूं? फिर लेखक जो रिक्शावाળો છે તે લેખકને તે બીજા દવાખાને પહોંચાડે છે અને પછી તે રિક્ષામાંથી ઉતરીને લેખક તેને પૂછે છે કે અહીંયા સુધીનું ભાડું કેટલું થયું છે, તો કેટલા પૈસા તને આપો? बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया न। પછી રિક્ષાવાળો એને જવાબ આપે છે કે સાહેબ, તમને જે યોગ્ય લાગે એટલું ભાડું આપી દેવો, કારણ કે પહેલે જે ડૉક્ટરના ક્લિનિક પર ગયા હતા ત્યાંથી બીજા ક્લિનિકે આવ્યા ત્યાં સુધીનું ભાડું તો ઘણું થઈ ગયું છે, એટલે તમને જે યોગ્ય લાગે એટલું ભાડું મને આપી દો। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? फिर रिक्शावाले जो रिक्शावाળો હતો એણે પૂછ્યું લેખકને કે સાહેબ, તમે આ ડૉક્ટરના ક્લિનિકે આવ્યા છો, ત્યાંથી પછી તમે પાછા ક્યાં જવાના છો?
मैंने होटल का नाम बताया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। અને પછી લેખકે જવાબ આપ્યો કે એ એક હોટલમાં રોકાયા છે અને એ હોટલનું નામ બતાવ્યું, નામ કીધું। અને પછી એને લેખકે રિક્ષાવાળાને કહ્યું કે અમને આ ડૉક્ટરના ક્લિનિકમાં ઘણી વાર લાગશે, તો ભાઈ તું જતો રહે। વહાં કુછ બોલા નહીં। અને લેખકે કીધું એને જવા માટે, ત્યારે તે રિક્ષાવાળો તેને કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં। હમ ડૉક્ટર કે પાસ ચલે ગયે ફિર અને પછી લેખક ડૉક્ટર પાસે જાય છે। ઘંટાભર બાદ निकले तो देखा वह वही खड़ा था। અને લેખક ડૉક્ટરના ક્લિનિકમાં જાય છે અને ત્યાં તેમને 1 કલાક જેવો સમય થઈ જાય છે। અને 1 કલાક પછી એ ડૉક્ટરના ક્લિનિકમાંથી બહાર આવે છે અને જોઈ છે તો એ રિક્ષાવાળો તેની તે જ જગ્યા ઉપર ઊભો હતો અને લેખકની રાહ જોઈ રહ્યો હતો। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। અને પછી લેખકને એને જોઈને એવું થયું કે આ રિક્ષાવાળો કંઈક બીજા રિક્ષાવાળા કરતાં કંઈક અલગ છે અને એનો વ્યવહાર જોઈને લેખક આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે। અને પછી होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आओ। અને લેખક તેમની રિક્ષામાં બેસી જાય છે અને રિક્ષાવાળો જે હોટલમાં લેખક રોકાયા હતા એ હોટલે રિક્ષાવાળો લેખકને પહોંચાડે છે। અને રિક્ષામાંથી ઉતરે છે લેખક, ત્યારે રિક્ષાવાળો તેને પ્રશ્ન કરે છે લેખકને કે સાહેબ હવે પછી પાછો તમને લેવા કે કશે તમારે જવું હોય તો હું ક્યારે આવું? यानी એટલે લેખક કહે છે यानी એટલે यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले जाऊँगा, वैसे यहाँ कब तक है? तो લેખકે એટલે અને પછી કહે છે કે એટલે એનો જવાબ રિક્ષાવાળો આપે છે કે એટલે સાહેબ કે તમે આ શહેરમાં રોકાયા છો તો અહીંયા આ શહેરમાં ફરશો ને, તો ફરવા માટે તમે અહીંયા ત્યાં જાશો તો मैं ले जाऊँगा, तो आपको शहर घूमने के लिए मैं घूमने ले जाने के लिए मैं कब आऊँ, ऐसा प्रश्न करते हैं। तो यहाँ तक हमने अब आगे का जो यह कहानी है वह आगे हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।